हेलो गाइज, कैसे हो? मेरे सब अच्छे होंगे। मैं आपका भाई आरजे चौधरी और आपके लिए लेकर आ गया एक न्यू वीडियो। तो गाइज, आज हमारा टॉपिक ये है कि यदि आप एयरपोर्ट पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से आपकी फ्लाइट मिस ना हो एंड आपको कहीं चालान ना देना पड़े। तो गाइज चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट, और वीडियो में लास्ट तक बने रहना, तभी आपको सारे डाउट क्लियर होंगे। तो गाइज, यदि आप फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे विजिट कर रहे हो तो आप जो आपका बोर्डिंग टाइम है उससे 3 घंटे पहले आए। मोस्टली होता क्या है, लोग आते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा पहले। फिर क्या, उनको काफ़ी सिक्योरिटी प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है। तब तक वो उनका टाइम वहीं वेस्ट हो जाता है और बोर्डिंग गेट बंद हो जाता है। फिर क्या होता है कि उनकी फ्लाइट मिस हो जाती है। फिर दूसरी टिकट लेनी पड़ती है। 7-8 हज़ार 10 हज़ार जितने की भी टिकट होती है वो पूरा वेस्ट चला जाता है पैसा। तो हमेशा ध्यान रखें, यदि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो कम से कम 3 घंटा पहले आना ही है। सेकंड बात यह है कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, फर्स्ट चेकिंग होने के बाद अंदर आके बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं कि अभी तो हम सीधा अंदर गेट के अंदर ही जाना है, बोर्डिंग गेट के अंदर ही, जो कि होता नहीं है। आपको फर्स्ट चेकिंग और सिक्योरिटी चेकिंग के बाद अंदर जाके फिर फ्रिस्किंग एंड बैग स्कैनिंग करवानी पड़ती है। उसके बाद जाके आपका बोर्डिंग होता है एंड उसके बाद आपको गेट्स दिखाई देते हैं। लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट सिक्योरिटी चेकिंग के बाद अंदर आके बैठ जाते हैं और फिर है ना वो आधे घंटे पहले जाके फिर बोर्डिंग गेट ढूंढते हैं। तो होता क्या है कि वहाँ पे लाइनें लगी रहती है स्कैनिंग में और सिक्योरिटी चेकिंग में। तो वो फिर लाइन में लगते हैं, फिर उनका जब तक होता है तब तक उनकी फ्लाइट मिस हो जाती है। अगला पॉइंट ये है, आप जाते ही बोर्डिंग जरूर निकाल लें। लोग क्या करते हैं कि वो टिकट लेके चले जाते हैं अंदर, फिर वो लाइन से वापस भेजते हैं, फिर वो बोर्डिंग निकलवाते हैं, फिर वापस जाके लाइन में लगते हैं। तो आप क्या करें, या तो ये बोर्डिंग मशीन होती है, इससे आप बोर्डिंग निकाल सकते हो अपना खुद। एंड यदि आपको निकालना नहीं आता, यदि आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो आप वहाँ पे जिस भी एयरलाइन से, जो भी आपकी एयरलाइंस रहती है, वो एयरलाइंस के काउंटर रहते हैं वहाँ पे। इंडिगो हो, विस्तारा हो, कोई सी भी एयरलाइंस हो, तो आप काउंटर पे जाके बोल सकते हो कि सर मेरे को बोर्डिंग पास दे दीजिए। तो आपका आधार कार्ड मांगेगा, कोई आईडी मांगेगा और बोर्डिंग पास आपको दे देगा। तो वो बोर्डिंग पास ले लीजिए पहले, फिर आप आगे जाइए। अगला पॉइंट ये है, जब आप फ्रिस्किंग एंड बैग स्कैनिंग के लिए जाते हो, तो जब आप बैग स्कैनिंग के लिए डालते हो तो उसमें से मेटल्स आइटम निकाल के ट्रे में डालिए एंड बैग भी ट्रे में डालिए। बट बैग से मेटल आइटम्स जैसे कि लैपटॉप हो गया, चार्जर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, पर्स हो गया, ये सब चीजें, बेल्ट हो गया, ये सब चीजें निकाल के अपना ट्रे में अलग सेपरेट रखें और फिर स्कैनिंग के लिए दीजिए, जिसकी वजह से आपके स्कैनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो यदि आप ये नहीं निकालोगे तो फिर स्कैनिंग से बेस फंस जाएगा, फिर आपका वापस आएगा, फिर वापस स्कैनिंग होगा निकाल के, तो उधर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा एंड आपकी वजह से काफी लोगों का टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये कभी ना करें। आप हमेशा जाते ही अपना पर्स, मोबाइल, बेल्ट, वॉच, ये सब चीजें निकाल के और ट्रे में डाल दीजिए। एंड बैग में जो भी लैपटॉप, चार्जर्स, ईयरफोन, इलेक्ट्रिक आइटम जितने भी रहते हैं वो सारे निकाल के एंड आप इस ट्रे में डाल दीजिए, जिसकी वजह से होगा क्या कि आपको सिक्योरिटी चेकिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड ये सब चीजें जल्दी से करके आप आगे निकल जाएंगे तो बाकी जो पीछे लाइन में खड़े रहते हैं लोग, उनकी फ्लाइट मिस होने का चांस कम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप फर्स्ट सिक्योरिटी चेकिंग के बाद बोर्डिंग गेट ना ढूंढिए। आप सेकंड सिक्योरिटी चेकिंग, स्कैनिंग होने के बाद बोर्डिंग गेट मिलेंगे आपको। लोग क्या करते हैं, फर्स्ट सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद बोर्डिंग गेट ढूंढते हैं, पूछते हैं सर बोर्डिंग गेट किधर है, तो उधर बोर्डिंग गेट नहीं रहता। बोर्डिंग गेट रहता है सेकंड सिक्योरिटी चेकिंग, स्कैनिंग एंड फ्रिस्किंग होने के बाद ही बोर्डिंग गेट रहते हैं। और आप टेंशन में पड़ जाते हैं, काफी लोग नर्वस हो जाते हैं कि ये मेरा तो 102 बोर्डिंग गेट है, कहाँ मिलेगा मेरे को, किधर मिलेगा सर। तो घबराने की इसमें वैसी कोई जरूरत नहीं है। आप किसी से भी पूछोगे तो आप सब हेल्प करने वाले लोग मिलते हैं आपको एयरपोर्ट पे, तो आपको कोई भी बता देगा। एंड ये ऐसा चार्ट भी रहता है उधर लगा हुआ, तो आपको डायरेक्शन भी मिल जाती है कि कौन सा गेट किधर है, कहाँ कितने से कितने गेट किधर है, कितने से कितने नंबर तक गेट किधर है। तो आप उस हिसाब से भी जा सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं बता देता हूँ आपको कि आपका चालान कहाँ कहाँ पे हो सकता है। यदि आप एयरपोर्ट की रोड में घुस जाते हो, उसके बाद एयरपोर्ट की रोड पे कहीं पे भी आप पे नो पार्किंग में या रोड साइड पे गाड़ी खड़ी करते हो, तो आपका चालान हो सकता है।
कभी भी रोड साइड में गाड़ी ना खड़ा करें। लोग क्या करते हैं कि किसी की फ्लाइट डिले होती है या किसी का पिकअप होता है, थोड़ा लेट होता है, तो वो क्या करते हैं, रोड साइड में गाड़ी खड़ी कर देते हैं। फिर सिक्योरिटी वाले बंदे आते हैं एंड उनका चालान हो जाता है 500 का, 200 का। तो उसमें कोई फायदा नहीं है। इससे तो अच्छा है आप जाके, एयरपोर्ट में बहुत बड़ी पार्किंग रहती है, तो आप जाके अपनी गाड़ी पार्क करिए एंड आराम से रुकिए। कभी भी रोड साइड में गाड़ी ना खड़े करें, जिसकी वजह से आपको चालान भरना पड़ सकता है। अगला पॉइंट ये है कि यदि आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो आपको एंट्री पॉइंट पे एक पर्ची दी जाती है, एक मतलब टोकन दिया जाता है जिसमें आपका टाइम लिखा रहता है, एंट्री टाइम। वो टोकन आपको व्हीकल वालों को मिलता है एंड जब आप एग्जिट करते हो तो वो टोकन वापस एग्जिट वाला लेता है। यदि उसमें 8 मिनट से ज्यादा टाइम रहता है तो आपका 200, 100 एंड 500 तक का चालान हो सकता है। तो आप हमेशा यही कोशिश करें कि आप पिकअप या ड्रॉप करने आ रहे हो तो आप पिकअप एंड ड्रॉप 8 मिनट के अंदर करके तुरंत निकल जाए, रुके ना। अराइवल डिपार्चर पे रुकने की वजह से ट्रैफिक हो जाता है, ट्रैफिक की वजह से लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसलिए आप जो भी आपका काम है, ड्रॉपिंग एंड पिकअप है, तो आप तुरंत करिए एंड निकलिए वहां से। एंड वहां से जाके आप पार्किंग में गाड़ी लगा के आ जाइए। पार्किंग में गाड़ी लगा के 2-3 घंटा जितना आपको रुकना है रुक सकते हैं। एंड काफी लोगों को पूछने में परेशानी होती है, ढूंढने में। लोग क्या करते हैं कि गांव से जो लोग आते हैं, जैसे कि मैं भी फर्स्ट टाइम जब आया था तो मेरे को भी इन चीज़ों के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। अभी तो जब ड्यूटी कर रहा हूँ तो सब चीज़ों का नॉलेज हो गया, बट पहले नहीं था। तो होता क्या है कि जो गांव से लोग आते हैं वो पूछते हैं, साहब मेरे को चेन्नई जाना है, साहब मेरे को कुवैत जाना है, साहब मेरे को अबू धाबी जाना है, तो कहाँ से जाना होगा। तो मोस्टली क्या करते हैं, जो भी एयरपोर्ट स्टाफ रहता है वो थोड़ा इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि उन पे वो रहता है ना कि भूत इंग्लिश वाला, कि हाँ हम तो पढ़े लिखे लोग हैं। तो वो अच्छे से उनको समझाते नहीं। वो बोलते हैं आपको चेन्नई जाना है तो आप डोमेस्टिक डिपार्चर चले जाइए, आपको दुबई जाना है तो आप इंटरनेशनल डिपार्चर चले जाइए। अब उनको बेचारों को समझ आता नहीं है कि इंटरनेशनल डिपार्चर किधर है, ये क्या है, डोमेस्टिक डिपार्चर क्या है। तो डोमेस्टिक डिपार्चर वो होता है यदि आपके इंडिया के अंदर ही फ्लाइट है, इंडिया के अंदर ही आपको कहीं जाना है, तो उसे बोलते हैं डोमेस्टिक डिपार्चर। एंड यदि आपको इंडिया से बाहर जाना है तो उसे बोलते हैं इंटरनेशनल डिपार्चर। हिंदी में उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान। एंड अगला पॉइंट ये है कि यदि आप एयरपोर्ट से जब जा रहे हो तो पानी की बोतल साथ में कैरी ना करें। देखो दूसरे एयरपोर्ट्स का तो पता नहीं, बट हैदराबाद एयरपोर्ट पे अभी लिक्विड अलाउ नहीं है, चाहे पानी हो चाहे कुछ भी हो। डेली कम से कम हजारों में पानी की बोतलें लोग छोड़ के जाते हैं। होता क्या है कि वो बाहर से खरीद लेते हैं कि अंदर पानी चाहिए होगा, फ्लाइट में मेरे को पीने के लिए पानी चाहिए होगा, बट जब अंदर जाते हैं तो लिक्विड नॉट अलाउड है सिक्योरिटी चेकिंग में। तो उनको बोतलें शील्ड की शील्ड बोतलें छोड़ के जाना पड़ता है। तो वो भी एक पैसों का लॉस है। 50 रुपए का, 20 रुपए की बोतलें खरीद खरीद के उधर छोड़ के जाने में कोई फायदा नहीं है। इससे इससे तो अच्छा है कि आप खरीदे ही ना, और यदि खरीदते हो तो उस पानी को पहले ही पी ले एंड डिस्पोज कर दे बोतल को। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते लोग, वीडियो जरूर देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड कमेंट में बता देना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। एंड आपको यदि कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, मैं सबका कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।